नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी उपहार। सिली के लिए विभव से मिलना अचानक ही था। हाँ, वह जरूर उसके आने की राह तकता पार्क के किनारे खड़ा इंतजार कर रहा था। भूल गए अतीत को इस तरह इंतजार करता देख सिली को कितनी तकलीफ हुई थी। स्कूटर रोक लेने का इशारा करता विभव उसके नज़दीक ही चला आया। लूटे पिटे व्यक्तित्व और खंडित मनोशक्ति वाला विभव दीनहीन याचक बना खड़ा था। उसने इस पुरुष से तो प्रेम नहीं किया था। विभव के कहे कुछ शब्दों को सुनकर ही उसे मछली आने लगी। नजरें नीची कर स्कूटर स्टार्ट कर वह चुपचाप घर चली आई। विभव पुकारता ही रह गया। घर पहुंचकर सिली को लगा कि अब खुलकर सांस आई है। मुंह हाथ धोकर ताज़ा दम हुई। चाय का घूंट भरते ही दिन भर की थकान पल भर में गायब हो गई। थोड़ा सहज होते ही फिर उसके मन में उलझाने वाले सवाल उठने लगे कि विभव अब क्यों आया, क्यों पहले की तरह वह पार्क के किनारे खड़े उसका इंतजार कर रहा था। वह क्या उसे अपने से कमतर आंक रहा था? उसने क्या सोचा कि वो 8 वर्ष के अतीत को भूलकर फिर उसे अपना लेगी, दोस्ती कर लेगी, पर क्यों? माना कि तब मेरे मन के सारे कोमल भाव उसी के इर्द गिर्द घुमड़ घुमड़ कर स्नेह की वर्षा करते थे, तो क्या अब भी विभव उसे उसी मोड़ पर खड़े देखना चाहता है जहां उसे छोड़ गया था? कैसा दो टूक जवाब दिया था जब सिली ने स्नेह से भर उससे विवाह का प्रस्ताव रखा था। एक लिजलिजा सा कारण देकर सारे संबंध तोड़ गया था। तुमसे शादी कैसे कर लूँ सिली? तुम तो मेरी प्रेरणा हो, मेरा स्नेह हो, मेरे जीवन का संबल हो। क्या घरेलू औरत बनकर खो नहीं जाओगी? सच सिली, मैं तो कल्पना भी नहीं कर सकता कि जब मैं ऑफिस से थका हारा लौटूं तो तुम मसालों से गंधाती और बच्चों की चिल्लपों से घिरी दिखाई दो। छी सिली, यह काम तो कोई साधारण औरत ही कर देगी। इसी से तो नंदी से विवाह कर रहा हूँ। तुम तो बस मेरी प्रेरणा बनी रहो। सिली अवाक, विभव का मुंह तकती रह गई, क्योंकि वह तो यही जानती थी कि बरसों से चले आ रहे स्नेह बंधन की परिणति विवाह ही होती है। खुद के गढ़े गए तर्कों में छिपी विभव की सोच उसे घृणित लगी। विवाह एक से और स्नेह दूसरी से, ऐसा संबंध समाज की किस परिभाषा के अंतर्गत आता है? प्रेमिका, रखेल? ये शब्द सिली के दिमाग में आते ही उसका पूरा बदन सिहर गया, रोए खड़े हो गए। उस दिन के बाद कितनी ही बार उसने विभव को वहीं पार्क के किनारे खड़ा देखा। हर बार उसके मुंह से अनाया सी दगाबाज या धोखेबाज शब्द निकलता और वह स्कूटर मोड़कर दूसरे रास्ते से चली जाती। एक बार सिली ने विभव से दूर रहने का फैसला किया तो उसके स्नेह के झूठे बिरवे को नोच नोच कर फेंक दिया। चूंकि माता पिता बेटी की दशा से परिचित थे, इसीलिए उन्होंने सिली को उच्च शिक्षा के लिए दिल्ली भेज दिया। दिल्ली में सिली की मौसी का घर था और उसकी हम उम्र मौसेरी बहन भी थी। सिली के लिए अब दिन बिताना सहज होने लगा। मौसा जी ने एमएससी में सिली का एडमिशन करा दिया। विषय की गंभीरता और कैरियर बनाने की चाह ने सिली के अतीत पर पानी सा डाल दिया। कठिन मेहनत और लगन से उसका व्यक्तित्व बदलने लगा। अब वह अदम्य साहस और कर्मठता जैसे गुणों से लबरेज हो गई थी। सिली की मेहनत ने परिणाम भी बहुत अच्छा दिया। एमएससी में फर्स्ट डिवीजन पाकर वह खुद भी चकित थी। मौसेरी बहन ने सुझाया कि पीएचडी भी कर लो। माता पिता से पूछने पर उन्होंने भी सहमति दे दी। प्रोफेसर प्रशांत के निर्देशन में सिली को पीएचडी करने की इजाज़त मिल गई। सिली के अंदर कुछ करने की ललक से प्रोफेसर प्रशांत बहुत प्रभावित थे। उन्होंने बहुत धीरज से सिली को काम के विषय में समझाया। यही नहीं, अपनी गाइडेंस में प्रशांत जैसे जैसे बताते गए, सिली एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह वैसा वैसा करती गई। इस तरह 4 साल की लंबी और कठिन मेहनत से सिली की पीएचडी पूरी हो गई। प्रोफेसर प्रशांत खोजते, कहाँ मिलते थे ऐसे छात्र? अधिकतर तो घोड़े पर सवार, खुद से कुछ करते न बनता, न करने ही की इच्छा रखते। बस हर समय यही चाहत कि सारी विषय वस्तु तैयार मिल जाए और वे अपने नाम के साथ इस उपाधि को जोड़ते। कुछ तो इतना करना भी गवारा न करते, 4 साल यूं ही गुजार देते और पीएचडी को अधूरा छोड़ देते। शोध शिक्षकों के बारे में सिली ने भी बहुत कुछ सुन रखा था, लेकिन प्रोफेसर प्रशांत ऐसे न थे। 4 सालों में सिली ने कुछ कहने भर को भी हल्कापन नहीं पाया उनके व्यक्तित्व में। साथ ही छात्र भी खुशमिजाज और सहयोग करने में कभी पीछे न रहने वाले थे। शोध पूरा होने के बाद सिली अपने माता पिता के पास लौट आई और काम की तलाश करने लगी।
उसे इस बात की खुशी है कि उसने अपनी मेहनत के बल पर इस संस्थान में नौकरी पाई है। इस संस्थान में काम करने का मन उसने इसीलिए बनाया कि यहाँ तनख्वाह ठीक थी और काम की शर्तें भी अनुकूल थी। सीली ने धीरे धीरे संस्थान के वातावरण में खुद को ढालना शुरू किया। वैसे कितनी ही बार स्त्री होने के नाते उसके काम करने की क्षमता पर उंगली उठाई गई जो उसे पसंद न आई थी, फिर भी यहाँ का अपना काम उसे पसंद आ रहा था। बीतते समय के साथ सीली के व्यक्तित्व से निर्भीकता गायब हो गई और वह आत्मविश्वास से भरी कर्मठता ने उसे ऊंचा और ऊंचा उठने के हौसले दिए। तीखी धार सा निरखता उसका व्यक्तित्व आसपास की परिस्थितियों को छीलता और अपने लिए जगह बना लेता। वह संस्थान के सम्मानीय पद पर काम कर रही थी। सीली को लगा कि आज विभव का मिलना उसके शांत जीवन में पत्थर मारने जैसा है। उसे फिर से विभव की बातें याद आने लगी। कैसे बिना उसकी इच्छा जाने वह कहे जा रहा था, कितनी गलती पर था मैं, अपनी मूर्खता से तुम्हारा अपना दोनों का सर्वनाश कर दिया। नंदी को क्या कहूँ, जेवर, कपड़ा, ईर्ष्या और अपशब्दों का पर्याय है वह। मन इन्हीं उलझावों में भटक कर रह गया है। तुम मेरी प्रेरणा बनी रहो, मैं बाकी जीवन जी लूँगा। हर बार विभव ने अपने ही जीने की रट लगाई है। उसके बारे में तो कभी सोचा ही नहीं। आखिर वह कैसे जी रही है? नहीं, अब नहीं याद करना, न विभव को न उसकी बातों को। उसकी बातों में अब भी वही पुरानी कुटिल मानसिकता छिपी पड़ी है। उसने जीवन में पहले एक प्रयोग किया और वह असफल रहा, और अब इतने लंबे अरसे के बाद एक और प्रयोग। नारी को क्या बेजान गुड़िया मान लिया जो ललक कर उसके नज़दीक रहना चाहेगी का पुरुष। नंदिनी से शादी इसीलिए की क्योंकि वह उसकी तुलना में अमीर थी, और अब फिर वैसे ही ओछे प्रयास क्योंकि अब वह नंदिनी की तुलना में अधिक पढ़ी लिखी, अधिक दक्ष और अधिक कमाती है। उसे पहले भी जीवन साथी नहीं चाहिए था और न ही अब। सीली ने आज की घटना की उधेड़ बूंद से थके दिमाग को आंखें बंद कर दिलासा दी और करवट बदलकर सोने का यत्न करने लगी। कब उसे नींद आ गई पता ही न चला। अगले दिन संस्थान जाते समय सीली सोच रही थी कि आज फिर विभव पार्क के किनारे खड़ा मिलेगा। सारे दिन काम के ढेर के बीच उसे कुछ न कुछ उपाय जरूर सोच लेना है। यह रूटीन यूं ही नहीं चल सकता। विभव का भरोसा नहीं, चोट खाया हुआ कहीं छिछोरेपन पर उतर आया तो कुछ तो सोचना और करना ही होगा कि विभव वापस अपनी दुनिया में लौट जाए और वह चैन से जी सके। काफी सोच विचार के बाद एक आइडिया उसके दिमाग में आया। वह लंच के समय सीट से उठी और बाजार चली गई। क्राफ्ट बनाने के सामान वाली दुकान पर दुकानदार को बहुत कुछ समझाकर अपना ऑर्डर दिया और वापस आ गई। शाम को घर लौटते समय अपना ऑर्डर लिया, उसे आकर्षक पैकिंग से पैक कराया और घर की तरफ चल दी। सीली का अनुमान बिल्कुल सही निकला। उसने दूर से ही पार्क के किनारे खड़े विभव को देख लिया। एक घृणा की लहर उठी और उसके पूरे शरीर में फैल गई। अपने पर काबू कर उसने अपना स्कूटर विभव के सामने रोका। उसे देखकर विभव की आंखों में चमक आ गई। सीली ने मन ही मन विभव को कोसा, फिर झुककर स्कूटर की डिक्की से पैकेट उठाया और विभव को थमा दिया। यह क्या है? कामयाबी की मुस्कान के साथ विभव ने पूछा। तुम्हारे और मेरे संबंधों को एक नाम। सीली का उत्तर भावहीन था। विभव ने खुशी खुशी पैकेट को खोला, भीतर झांककर उपहार को देखा और देखता ही रह गया। कांपते हाथों से बाहर निकाला तो वह तिनकों से बना छोटा सा बिजुका था। विभव के चेहरे पर प्रश्न चिन्ह का भाव उभरा तो वह तटस्थ हो गई। उसके चेहरे पर कोई भाव न था, न गम न खुशी। विभव या बिजुका है, तिनकों से बना, मिट्टी का सिर, रंगीन कपड़ों से सजा। यह उस इंसान का प्रतीक है जो लालच में सब कुछ पा लेने की लालसा में सब कुछ गंवा देता है। भावनाओं की सच्चाई से अछूता, दिखावे की रंगीनी ओढ़े। अब क्या बचा है इस जीवन में? जीवन भर मरुस्थल में खड़े रहने की सजा, निपट सूनेपन में अपने अरमानों के पक्षियों को इधर उधर बचकर भागते हुए देखते रहने के सिवा। विभव ने धीरे से बिजुका पैकेट में रख दिया। पता नहीं वह इसमें छिपे संदेश को कितना समझ पाया, न समझे, पर सीली के प्रशस्त मार्ग पर कांटा बनकर चुभे तो नहीं। सीली कुछ कह न कर मुड़ गई, स्कूटर स्टार्ट किया और घर की ओर चल दी। उसे उम्मीद थी कि अब विभव पार्क के किनारे खड़ा कभी नहीं मिलेगा।